अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट एज वेल एज फॉर एमसीक्यू। इसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। अब ऐसा मेथड जो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज हो, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। The method which is used to solve a biological problem is known as biological method. अब biological problem क्या होती है? Any problem related to living organisms is known as biological problem. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो किसी लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स के साथ रिलेट हो, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, यानी एक सिस्टम के तहत बनाया गया कंप्लीट नॉलेज है। दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजिकल साइंसेस के पास भी एक इंफॉर्मेशन है, एक सिस्टम है, एक मेथडोलॉजी है, एक मेथड है। ठीक है, जो भी आप समझे। ये एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे बेस करता है। एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे होते जाएंगे, उनकी इंक्वायरी होती जाएगी, ये मेथड इनहैंस होता जाएगा। इसकी मेथडोलॉजी क्या है? इट ऑलवेज बिगिंस विद चांस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के साथ हमेशा ये स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आती है डिडक्शन। डिडक्शन के बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आती है थ्योरी। थ्योरी के बाद आएगी, क्या आएगी? लॉ आएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये मेथडोलॉजी क्लियर होगी। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। ऑब्जर्वेशन होते हैं seeing and noticing the things with five senses। मतलब दूसरी चीजों को देखना और इनको परखना with five senses। विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच के तहत इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन कहते हैं इस क्वालिटी को। आपको बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन फाइव सेंसेस से बनते हैं। कौन कौन सी? विजन यानी देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट करना, टच छूना। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस की ना दो टाइप है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब डिफरेंस आप लिखेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर लेस एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। Qualitative observations are not measurable, quantitative observations are measurable. Qualitative observations cannot be recorded in terms of number. Quantitative observations can be recorded in terms of numbers. ठीक है, अच्छा आगे अब बताते हैं कि ऑब्जर्वर जो है ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक डेटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है और एक अपने पर एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज उस इवेंट के बारे में अपनी एक स्टेटमेंट देता है। उस स्टेटमेंट को, जो एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के ना दो तरीके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। जैसे एक जनरल बात कही कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो स्पेसिफिक की तरह कहेंगे बर्ड्स एंड हैव विंग्स। कि तमाम बर्ड्स के पास जब विंग्स है तो स्पैरो बर्ड्स है तो उसके पास भी तो विंग्स होंगे। अब इसमें हम यूज करते हैं इफ एंड देन इज फ्रीक्वेंटली यूज टू फ्रेम टेस्टेबल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम ये तस्लीम करें कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये स्टेटमेंट 1 होगी। स्पैरोज आर बर्ड्स, और स्पैरोज आर बर्ड्स हैं, तो अब बताते हैं कि स्पैरोज हैव विंग्स। देखो ना, इफ एंड देन का यूज हुआ। देखो, तमाम जनरल बात थी कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स और स्पैरोज भी तो बर्ड्स है। फिर हम स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पैरोज के पास भी विंग्स है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में वो बताते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहते हैं, तो एनी ग्रीन प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट होगा, जब डार्क में प्लेस किया जाएगा,
वो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं करेगा। क्लियर? ओके। अब दूसरी जो हमारे पास रीजनिंग की टाइप है ना, वो है इंडक्टिव रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती है, यानी स्पैरो से तमाम बर्ड्स की तरफ मूव करेगी। डिडक्टिव में कैसे मूव किया, बर्ड्स से स्पैरो की तरफ मूव की है ना वो। अब इस पे देखते हैं कि इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये जानते हैं कि स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, we know that eagle, parrot, hawk, crow are birds, then we induce, फिर हम conclusion draw करते हैं कि birds have wings। देखो ना, sparrow की बात की specific, birds have wings जनरल की तरफ आए, तो inductive और deductive में बहुत फर्क है, और ये बहुत important part है, difference between deductive reasoning and inductive reasoning। clear? ओके। अब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं वो ज्यादातर कौन सी रीजनिंग को यूज करते हैं, तो हमारे पास कौन सी रीजनिंग यूज करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? अच्छा, अदर वेज क्या है हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। intuition or imagination, aesthetic preference, religious and philosophical ideas, comparison and analogy with other processes, discovery of one thing while looking for some other thing. These can also sometimes form the basis for scientific hypothesis. क्या बताते हैं कि intuition और imagination, ख्याली सोच, aesthetic preference यानी किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाना, लगाव के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज, फलसफी ख्याल, जब एक चीज को हम ढूंढ लेते हैं उसके दरमियान ही हमें कोई चीज मिल जाती है। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग बाय लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। फिफ्थ क्या है, कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। एनालॉजी यानी कंपेयर करना उसके स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को अदर प्रोसेसेस के साथ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है नहीं बायोलॉजिकल मेथड की, वो है हमारे पास थ्योरी। अब वो क्या कहते हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर एक हाइपोथेसिस का, मतलब उसका जितना हम गलत प्रूफ करेंगे साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब ऐसी हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट की गई हो बगैर रिजेक्ट किए हुए, वो हमारे पास वेल सपोर्टेड है और जनरली एक्सेप्टेड होती है। ठीक है। ऐसी सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस जो रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट के बाद सपोर्ट हो, उसको हम कहेंगे थ्योरी। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज थ्योरी, गिव एग्जांपल, गिव फीचर्स ऑफ थ्योरी। ये तीन क्वेश्चंस हैं, यहीं पे बता रही हूँ। व्हाट इज थ्योरी, गिव एग्जांपल ऑफ थ्योरी, गिव फीचर्स ऑफ थ्योरी। गुड थ्योरी डिफाइन यहाँ से आ जाएगी, series of hypotheses supported by the results of many tests called a theory। एग्जाम्पल में आप लिखते हैं सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी क्या है, दो फीचर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दो है और दो को आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है। ठीक है। अगर जो फिंगर टिप्स पे कर लेगा फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। गुड थ्योरी एक तो प्रिडिक्टिव होती है, यानी उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। ठीक है। गुड थ्योरी क्या होगी, प्रिडिक्टिव होगी और उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर होगी। दूसरी काइंड ऑफ थ्योरी जो है वो है प्रोडक्टिव थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, प्रोडक्टिव थ्योरी। अच्छा, प्रोडक्टिव थ्योरी कैसी होती है, ऐसी थ्योरी जो न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस सजेस्ट करे, यानी सेम भी ना हो और पुरानी भी ना हो, न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस सजेस्ट करे, ये कंडीशन है इसके एक हिसाब से। ऐसी थ्योरी को हम कहेंगे प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव वो जिसके पास एक्सप्लेन करने की पावर हो, प्रोडक्टिव ऐसी जो सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। ठीक है। डिफरेंस भी आ सकता है प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव थ्योरी का, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्टिव थ्योरी इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव व्हिच हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, अ थ्योरी इज कॉल्ड प्रोडक्टिव व्हिच में सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। ठीक है। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ओ सॉरी डिफाइन लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं आप लोग को इसके बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी
लॉ, साइंटिफिक लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब वो बताते कि प्रोडक्टिव थ्योरी के केस में ना टेस्टिंग गोज ऑन। प्रिडिक्टिव में ऐसा नहीं होता, एक दफा उसने एक्सप्लेन कर दिया बस कर दिया। प्रोडक्टिव थ्योरी के केस में टेस्ट जो हाइपोथेसिस पे है वो ऑन रहता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो इसको एक ऐसे चैलेंज लेते हैं और ग्रेटर एफर्ट्स एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थ्योरी को डिसप्रूव यानी गलत साबित कर दे। अच्छा, अगर ये थ्योरी इस अप्रोच पे सरवाइव कर जाती है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो प्रूफ आते हैं उनके ऊपर डट जाती है, उनको सपोर्ट करती है, ऐसी थ्योरी फिर बन जाती है साइंटिफिक लॉ। क्लियर? और साइंटिफिक लॉ जो है ना वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे खुदा ने कानून बनाया हुआ है कि सुबह ही अपने टाइम पे निकलेगी, रात अपने टाइम पे होगी, ठीक है, वक्त मुकर्रर है, ये इज अ लॉ। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता कि दिन रात से पहले आ जाए और रात दिन से पहले आ जाए। लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। इसी तरह जो साइंस की बेस पे जो लॉ बनते हैं वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा मशरिक से तलु होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट से वो गरूब होता है। तो ये लॉ है, ठीक है। अब ये वर्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, ये एक रिफ्यूटेबल थ्योरी नहीं है, ये इररिफ्यूट है यानी इसको झुटलाया नहीं जाया जा सकता। अब बायोलॉजी क्यों शॉर्ट है लॉज में? बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक बोर्ड में शॉर्ट आया हुआ था, व्हाई बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉज, बस इसी लाइन में से सवाल लिया और इसी का आंसर था बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बट स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आई कि क्या शॉर्ट है, क्या पूछना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो इस छोटी छोटी लाइन को भी आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना। अब बायोलॉजिकल लॉज की जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो है हार्डे-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन से इनको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 22 में, वेरिएशंस वाले चैप्टर में। तो अभी हम इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप लोगों ने एग्जांपल याद रख लेनी है, हार्डे-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ। क्लियर? अब यहाँ पे ना एक शॉर्ट बनता है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ठीक है। थ्योरी में आप लिख सकते हैं उसकी डिफाइन, द सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट कॉल्ड एज अ थ्योरी। साइंटिफिक लॉ में आप उसकी डेफिनेशन लिखिए, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स द स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। उसको आप लिखें, इट इज एन रिफ्यूटेबल थ्योरी, इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, इट कैन बी मॉडिफाइड। थ्योरी में लिखें, लॉ में लिखे इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, उसमें एग्जांपल लिखे सेल थ्योरी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसमें आप लिखे मेंडल्स लॉ, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। क्लियर? ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है और ये डिफरेंस बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का एक जिसको कहते हैं ना किंग ऑफ टॉपिक्स, इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से शॉर्ट हैं, बहुत से एमसीक्यूज हैं, बहुत से लॉन्ग भी है इसमें। लेकिन हम इसको कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग इस को आप ये बायोलॉजिकल मेथड को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख जाए, उसको लर्न कर लें, तब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसको हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको इसका शॉर्ट लॉन्ग भी बता दूंगी, लेकिन लास्ट में जब हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारा हम कर लेंगे, तो मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट की पूरी लिस्ट डालूंगी यूट्यूब चैनल पर ही, शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी और इस वीडियो कंप्लीट उसमें मैं आपको साथ साथ पेज नंबर भी बता दूंगी कि ये यहाँ पर है, इस तरह से आपने इसको लिखना है, कितना लिखना है। ये पूरा एक लेक्चर होगा इसके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन बैंक बना के मैं आप लोग को दूंगी, जो आप लोग के टेस्ट में, आप लोग की प्रिपरेशन में, आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों ने मेरे लिए बस इतना करना है कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ अपनी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करवाना है। ये बस आप लोग से मैं इतना चाहती हूँ, और आप लोग का प्यार है मेरे साथ जो मुझे आप लोग के लिए नया नया नॉलेज प्रोवाइड करने पर इनकरेज करता है, ठीक है। तो फिर
अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर के लिए।